नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग आपको यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 के विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जहां अब तक हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट संख्या 12 सॉल्व कर ली है। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट नंबर 13। ओके मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा इसको देखते हैं हम लोग। प्रायः जन समाचारों में रहने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO के पीस क्लॉज को परिभाषित कीजिए। WTO का पीस क्लॉज, जरा देखते हैं इसमें क्या है। WTO ढांचे के भीतर एक समझौता है जो विकासशील देशों को पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य समर्थन उपायों के मामलों में खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने हेतु विधिक कार्रवाई का सामना किए बिना अस्थायी रूप से कृषि उत्पादों हेतु अपनी घरेलू समर्थन प्रतिबद्धताओं को पार करने की अनुमति देता है। ओके। बी, यह सदस्य देशों के बीच सभी व्यापार विवादों की पूर्ण समाप्ति को संदर्भित करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के भीतर पूर्ण शांति सुनिश्चित होती है। सी, यह एक विनियमन है जो देशों को अपने कृषि निर्यात पर अनिश्चित काल तक सब्सिडी देने की अनुमति देता है, जिससे व्यापार समझौतों की परवाह किए बिना वैश्विक बाजार में निरंतर लाभ मिलता है। डी, यह राजनीतिक तनाव के बावजूद आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में टैरिफ और व्यापार बाधाओं में अनिवार्य कमी दर्शाता है। तो मित्रों, पीस क्लॉज क्या है? अगर हम इसे देखें तो पीस क्लॉज यानी इसको कहते हैं उचित संयम। क्या कहते हैं? उचित संयम। और ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, जो कि बात करता है कि जिसमें हम एक तरह से विकासशील देशों द्वारा अपने औद्योगिक या अपने कृषि को सब्सिडी या अपने भी देश के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें और अपने देश के व्यापार को संरक्षित करने के उपाय संबंधी जो उपाय वो करते हैं उसको नियंत्रित तौर पर लागू करने की बात करता है। तो यहीं पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, जो कह रहा है एक समझौता है जो विकासशील देशों को पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य समर्थन उपायों के मामलों में खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने हेतु विधिक कार्रवाई का सामना किए बिना अस्थायी रूप से कृषि उत्पादों हेतु अपनी घरेलू प्रतिबद्धताओं को पार करने की अनुमति देता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे भारत सरकार या कोई भी देश हो जो विकासशील देश है, वो अपने यहाँ कृषि सब्सिडियाँ देती है। तो कृषि सब्सिडियों के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे किसान सम्मान निधि कृषि सब्सिडी है, किसान क्रेडिट कार्ड कृषि सब्सिडी है, और कभी कभी कहा जाता है कि जैसे MSP पे सरकार खरीदेगी, समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है। तो ये जो प्रयोग कर सकती है सरकार, ये WTO के एक टूल्स के तौर पर, जिसे हम पीस क्लॉज के तौर पे जानते हैं, उसके अनुसार करती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है 2, उसे समझते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1,
केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त ऋण से जीडीपी अनुपात को वर्ष 2023 तक 60% कम किया जाना चाहिए। 2. केंद्र सरकार को वर्ष 2023 तक अपना राजकोषीय घाटा 2.5% तक कम करना चाहिए। 3. केंद्र सरकार को अपना राजस्व घाटा वर्ष 2023 तक घटाकर 0.8% तक लाना चाहिए। तो यहीं पर बात की जाती है एफआरबीएम अधिनियम में एन के सिंह समिति द्वारा उपरोक्त में से कितने लक्ष्यों की अनुशंसा की गई है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एफआरबीएम से जो अधिनियम है एफआरबीएम, ठीक है, और ये पूर्व राजस्व सचिव एन के सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है विचार करने के लिए। तो उस समिति ने इन सभी बातों को लक्षित किया है, यानी इन्हें प्राप्त करने के लिए बात की है। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है 3? इसे समझते हैं, उसे समझते हैं 3 को। प्रायः जन समाचारों में रहने वाला पद ट्रेड+1 या T+1 संबंधित है। ऑप्शन ए यह व्यापार की तिथि से स्टॉक लेन देन को निपटाने में 1 महीने के विलंब को इंगित करता है, जिससे व्यापारियों को तत्काल वित्तीय प्रतिबद्धता के बिना बाजार की अस्थिरता का अनुमान लगाने की अनुमति मिलती है। बी यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां आज निष्पादित वित्तीय लेन देन का निपटान व्यापार तिथि के व्यावसायिक दिन के बाद किया जाता है, जिससे खरीदार और विक्रेता के बीच प्रतिभूतियों एवं धन का वास्तविक अंतरण शामिल होता है। सी यह विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण तंत्र में व्यापार विवाद को 1 वर्ष में निपटाने का संकेत देता है। डी यह चालू खाता घाटे की समस्या के समाधान के लिए 1 दिन के भीतर द्विपक्षीय व्यापार संतुलन के निपटान को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि T+1 का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें T+1 का जो अर्थ है उससे एक तरह से व्यापार संबंधी निपटान लेन देन से संबंधित है, यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां आज निष्पादित वित्तीय लेन देन का निपटान व्यापार तिथि 1 व्यावसायिक दिन के बाद किया जाता है, जिसमें खरीदार और विक्रेता के बीच प्रतिभूतियों और धन का वास्तविक अंतरण शामिल होता है। ठीक है, तो T+1 आप समझे। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं T+1, जैसे मान लो कोई शेयर मार्केट है और वो शेयर मार्केट हमने बुधवार को खरीदा कोई शेयर, तो वो शेयर जो हमारे डीमैट अकाउंट में जो डीमैट अकाउंट होगा उसमें बुधवार को अमाउंट नहीं ऐड होगा, उसमें अमाउंट ऐड होगा कब? बृहस्पतिवार को, यानी 1 दिन बाद, जो तिथि थी उसके 1 दिन बाद। तो इसीलिए ये क्या है? T+1 है। ऐसे ही अगर हम बात करें अगला जो T+2 है उसके अनुसार क्या होगा? उसके अनुसार आपका जो डीमैट अकाउंट में अमाउंट आएगा वो आपका शुक्रवार को पहुंचेगा, तो ये T+2 हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित बैंकों पर विचार कीजिए। SBI, ICICI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उपरोक्त में से कितने बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों DSIB के रूप में सूचीबद्ध किया है? DSIB के रूप में सूचीबद्ध किया है।
तो DSIB पहले आप समझ लीजिए। DSIB क्या होता है? DSIB का मतलब होता है ऐसा बैंक जो विफल ना हो। क्या होगा? जो विफल ना हो, यानी भारत सरकार और RBI, यानी कि एक तरह से आप ये समझिए कि RBI ये मान चुकी है, अर्थव्यवस्था में उसका इतना इंटरफेरेंस है कि किसी भी हालत में उस बैंक को विफल नहीं होना चाहिए, यानी जो विफल नहीं होगा, यानी कुल मिला के एक तरह से बैंक की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जो DSIB का दर्जा दिया गया है, तो विफल ना होने वाले बैंक अगर हम यहाँ पे बात करें DSIB का दर्जा देने वाले जो बैंक हैं वो हैं आपके SBI, वो ये हैं आपकी ICI बैंक, और वो हैं आपका HDFC। PNB और CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपके DSIB का दर्जा नहीं प्राप्त है, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया है? ऑप्शन बी हो गया है। अब यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए, जो DSIB का दर्जा जो दिया जाता है वो उस बैंक की परफॉर्मेंस के अनुसार दिया जाता है, यानी बेसल 3 में जो आयाम निश्चित कर दिए गए हैं, जो इंडिकेटर, जो इंडेक्स, तो उसके आधार पर दिया जाता है, जिसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि GDP में इनका योगदान 2% हो, यानी इन बैंकों का भारत की GDP में कितना योगदान है? 2% से अधिक है। पहली बात आप ये समझिए, ठीक है। तो ये कितने बैंक हुए मित्रों? ये हुए हैं आपके 3 बैंक, ICI, SBI और HDFC बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंकों को दर्जा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, जिसका क्वेश्चन नंबर है नाम 5, उसे देखते हैं क्या कह रहा है। 5, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सीमा पार लेन देन के लिए मुद्रा जोखिम कम करना, और 2, व्यवसाय करने की लागत कम करना, 3, विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता बढ़ाना। उपरोक्त में से रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कितने लाभ हैं? रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कितने लाभ हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें अपने रुपए को इंटरनेशनल, यानी उसका इंटरनेशनलीकरण करना है, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, उसके कितने लाभ होंगे? तो सबसे बड़ा लाभ होगा कि सीमा पर लेन देन के लिए मुद्रा का जोखिम कम करना, यानी जो आपका बॉर्डर पे लेन देन है उस पर जोखिम कम होना चाहिए। व्यवसाय करने की लागत को कम करना, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता को क्या करना? कम करना। यानी कुल मिला के अगर आपकी इंटरनेशनलीकरण हो रहा है तो आपका ऑप्शन 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कपास सरसों भारत की खेती के लिए स्वीकृत आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल हैं। 2, आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों एक कीटनाशक सहिष्णु फसल है जिससे विशेष रूप से टिड्डियों को मारने के लिए निर्मित किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों एक क्या है? एक शाकनाशी सहिष्णु सरसों की किस्म है, न कि कीटनाशी सहिष्णु है। शाकनाशी सहिष्णु है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? बिल्कुल गलत है, ठीक है। कथन 2 बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम इसमें बात करें बर्नोज और बर स्टार जो बेसिलस यानी
जेनेटिक रूप से एमेलाइजोफिकेशियंस नामक मृदा के जीवाणु से अलग करती हैं। ठीक है, और भारत में कपास और सरसों की खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक फसल है। तो भारत में कपास की खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र संशोधित फसल है सरसों। भारत में किसी प्रकार की जीएम टेक्निक पर आधारित या संशोधित फसल नहीं है, यानी यहाँ पर कपास तो सही है, सरसों गलत है। ऑप्शन ए भी हमारा गलत होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7? निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण BEPS का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, इसका तात्पर्य नए बाजारों में अपने परिचालन का विस्तार करके कंपनी के मुनाफे के आकार में वृद्धि से है। बी, इसमें विभिन्न देशों में कर नियमों में अंतर का लाभ उठाकर कंपनी की कर देनदारियों को कम करना शामिल है। सी, यह बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का प्रतीक है। डी, यह शेयर धारकों और हितधारकों के बीच मुनाफे के उचित वितरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी परिभाषा आधार क्षरण और लाभ यानी बेस आधार क्षरण और लाभ से संबंधित है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें विभिन्न देशों के कर नियमों में अंतर का लाभ उठाकर कंपनी की कर देनदारियों को कम करना शामिल है, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 8। क्या कह रहा है 8, उसे समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। एंजल टैक्स का क्या अर्थ है? एंजल टैक्स क्या मित्रों? एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स, इसे समझते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों से जुटाई गई पूंजी पर देकर ठीक है। दूसरा, नए उद्यमियों को प्रदान की गई दीर्घकालिक स्टार्टअप पर पूंजी कर है। घाटे के समय उद्योगों को प्रदान की गई कर राहत है। डी, उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण हेतु प्रदान की गई कर रियायत है। अगर हम इसके बारे में बात करें एंजल टैक्स, तो भारत में एंजल टैक्स के बारे में प्रणब मुखर्जी ने 2012 में बताया था। इसमें क्या था? इसमें जो मेन बात थी, तो ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों के निवेशकों के द्वारा शेयर मार्केट में रुपए अर्जित करने को ही एक तरह से एंजल टैक्स कहा जाता है। यानी जो कोई कंपनी सूचीबद्ध नहीं होती है तो बाजार से क्या करती है? बाजार से निवेश आकर्षित करने के लिए शेयर को मार्केट में क्या कर देती? लॉन्च कर देती है। लॉन्च कर देती है तो लाभांश अर्जित कर लेती है। तो ऐसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लाभांश अर्जित करने के लिए सरकार ने उन पर एक आयकर लगा दिया और इस आयकर को ही एंजल टैक्स, इनकम टैक्स कहा जाता है। ठीक है, गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा लाभांश अर्जित होने के लिए जुटाई गई राशि पर लगने वाला कर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसे समझते हैं। क्या है? राष्ट्रीय मानसून मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। पर्यावरण, जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो राष्ट्रीय मानसून मिशन पर्यावरण जल मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो पहला क्या हुआ हमारा? गलत हुआ।
इसका प्राथमिक उद्देश्य क्लाउड सीडिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृत्रिम वर्षा को बढ़ावा देना है। क्या है? क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृत्रिम वर्षा को बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य जो है विश्वसनीय मौसम और जलवायु सेवा प्रदान करने के लिए वास्तविक मौसम में जलवायु और अन्य खतरनाक घटनाओं को बढ़ावा कम से कम मिले के समय घटनाओं को पूर्वानुमान में सुधार हेतु करने की बात की गई है। यानी राष्ट्रीय मिशन में इसका कोई उद्देश्य नहीं है क्लाउड सीडिंग कराने का। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कौन सी बातें सही हैं या गलत हैं इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो ना एक सही है ना दो सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? अमेजन निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह वनोन्मूलन से निपटाने के लिए गैर प्रतिपूर्ति योग्य निवेशों के लिए धन जुटाने हेतु एक REDD+ तंत्र है। यह निधि ग्लासगो में आयोजित UNFCCC के COP26 में बनाई गई थी। किस में बनाई गई थी? COP26 में बनाई गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो अमेजन निधि जो है वो वन उन्मूलन से निपटने के लिए गैर प्रतिपूर्ति योग्य निवेशों के लिए धन जुटाने हेतु बनाई गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यह निधि ग्लासगो में आयोजित UNFCCC के COP26 के अंतर्गत बनाई गई थी। यदि ऐसी बात करें तो ये जो बनाई गई थी इसके बारे में, तो अमेजन वर्ष 2008 में वन उन्मूलन की निगरानी के लिए बनाई गई है। कब बनाई गई? 2008 में। ठीक है, और यहाँ पर ग्लासगो में नहीं बनाई गई, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, विषाणु, वायुमंडलीय बिजली, तड़ित औद्योगिक प्रक्रियाएं उपरोक्त में से कितने पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया का में प्रत्यक्ष योगदान करते हैं? तो प्रत्यक्ष योगदान के बारे में यदि हम बात करें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में यदि हम बात करें, तो सीधे नाइट्रोजन गैस को ऐसे रूप में परिवर्तित करना जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो जिसका उपयोग पौधे कर सकें, इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जीवाणु जो क्या करते हैं, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर जैसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देते हैं, यानी ये ऑप्शन 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, वायुमंडलीय बिजली और तड़ित ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में योगदान देते हैं, जबकि विषाणु और औद्योगिक प्रक्रियाएं नाइट्रोजन के औद्योगिकरण में स्थिरीकरण में किसी प्रकार का योगदान नहीं देती, यानी 1 और 2, यानी इसके ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना भारत के संविधान के उपयुक्त कितने भागों में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सबसे सही होगी, संविधान में कितने भागों में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में अगर हम बात करें तो 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। किसमें की गई है? 48A राज्य के DP नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं मूल अधिकारों में, स्पष्ट रूप से पर्यावरण का उल्लेख
नहीं है, लेकिन स्वच्छ पर्यावरण के बारे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट तो दिया है। ठीक है, मूल संविधान में बात नहीं की गई है, लेकिन मूल कर्तव्य में आपके पर्यावरण संरक्षण की बातें की गई हैं। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो 51A में जो मूल कर्तव्य हैं उसके पार्ट जी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, जबकि प्रस्तावना और मूल अधिकारों में कोई बात नहीं की गई। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, उसे देखते हैं। क्या कह रहा है? नगोया कुआलालंपुर पूरक प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण में उत्सर्जित किए गए जीवित संशोधित जीवों से होने वाली क्षति के दायित्व और निवारण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। 2. यह जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय का पूरक समझौता है। 3. यह विधिक रूप से बाध्यकारी साधन नहीं है। 4. यह जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का एक पूरक समझौता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें नगोया कुआलालंपुर पूरक प्रोटोकॉल संदर्भ के बारे में क्या होगा? क्या बोला गया? यह विधिक और बाध्यकारी साधन नहीं है। क्यों? देखते हैं नगोया कुआलालंपुर पूरक प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पर्यावरण में उत्सर्जित किए गए जीवित संशोधित जीवों से होने वाली क्षति के दायित्व और निवारण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। यह जलवायु परिवर्तन के संयुक्त फ्रेमवर्क अभिसमय की पूरक समझौता है। यह विधिक रूप से बाध्यकारी साधन नहीं है। यह जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल पूरक समझौता है। तो पूरक समझौते के बारे में यदि बात करें, पहले स्टेटमेंट की है पर्यावरण में उत्सर्जित किए गए जीवित संशोधनों से जीवों में होने वाली क्षति दायित्व के निवारण से संबंधित मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात यदि हम बात करें यह जो है समझौता जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का पूरक समझौता है। यह बिल्कुल सही है। जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय का पूरक समझौता है, ये बात गलत है। जलवायु परिवर्तन पर नहीं है, विधिक रूप से बाध्यकारी साधन है, न कि यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। 2 और 3 केवल 4 सही है, यानी ऑप्शन ए बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 14। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, निधि कंपनी, उपरोक्त में से कितनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, चाहे निधि कंपनी हो, चाहे चिट फंड कंपनी हो, ये कोई भी आपकी एनबीएफसी गैर बैंकिंग संस्थाओं के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं होती। यानी इनमें से कोई कंपनी नहीं है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हों। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आरबीआई के की धारा 45 फर्स्ट ए के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी ऐसी गैर बैंकिंग कंपनी की श्रेणी में नहीं होगी जिसकी निवेश संपत्ति 25 लाख रुपए से कम हो। यानी 25 लाख तक का लेन देन करने वाली कंपनी ही गैर बैंकिंग कंपनी के तौर पर
ठीक है, काउंट होती है। और उसमें 1999 में चेंज किया गया है, 1999 में, और अब इस सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15, उसे समझते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार बताइए हैं। एनबीएफसी लोन देना स्वीकार नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है, नहीं करता है। एनबीएफसी स्वयं द्वारा आहरित चेक जारी नहीं कर सकते, यह भी बात बिल्कुल सही है। निक्षेप बीमा प्रतिरंत वित्तीय गारंटी की जमा बीमा सुविधा बैंकों के मामलों के विपरीत एनबीएफसी जमाकर्ता उपलब्ध नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कितने कथन यहाँ पर सही होंगे? यहाँ पर 3 होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16 हमसे क्या कहना चाहता है, जरा उसको देखते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त में से कितने संस्थान आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाले संस्थान के तौर पर जाने जाते हैं? तो यहाँ पर 100% आरबीआई के संस्था के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसमें बात करें भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय पूर्णतः आरबीआई द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली, रिजर्व बैंक प्रणाली भी आरबीआई के अंतर्गत है। ठीक है, मौद्रिक नीति महत्व की कुछ प्रमुख संस्थाएं आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण में हैं। 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं यहाँ पर 100%। तो पहला हो गया है निक्षेप स्वामित्व वाली। ठीक है, 2019 से ठीक है 2019 से आरबीआई के पास एनएसबी और ठीक है, यदि हम बात करें एनएचबी राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक और नाबार्ड के बारे में, तो 1990 से पहले तक इनका स्वामित्व आरबीआई के पास नहीं था, लेकिन संघ समिति के बाद इनका भी स्वामित्व आरबीआई के पास हो गया है। ठीक है, यदि हम कंपनियों के तौर पर यहाँ पर देखेंगे तो 2 कंपनियां हैं, लेकिन मध्य के बाद संघ समिति के काम के अनुशंसा के बाद ये चारों आरबीआई के 100% के अंतर्गत आती हैं। और फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे 2 बताया गया है संस्था द्वारा। ठीक है, ठीक है, इनका जो स्वामित्व है वो भारत सरकार ने ले लिया है 2019 से। किसका? नेशनल हाउसिंग बैंक का और नाबार्ड का। ठीक है, किसके अनुशंसा पर? नरसिम्हा समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। 2 ही संस्थाएं हैं, क्योंकि 2019 से नाबार्ड, कौन सी? नाबार्ड और एनएचबी आपकी भारत सरकार ने अपने अंडर ले ली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं 70 क्या कह रहा है हमसे। मांग मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह बाजार जहां चल निधि बनाए रखने हेतु बैंकों द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है मांग मुद्रा बाजार का लाभ। मांग मुद्रा बाजार का लाभ केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही उठा सकते हैं। तीसरा, यह ऋण नीलामी या समझौते के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं मांग मुद्रा बाजार से संबंधित, तो ये बात पहला स्टेटमेंट हमारा पूर्णतः सही है, क्योंकि एक दिन के अंदर ऋण लिया जा सकने वाला ही आपका मांग मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। मुद्रा बाजार में लाभ केवल अनुसूचित कॉमर्शियल बैंकों के लिए बात बिल्कुल सही नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भी ये पूर्णतः सत्य है। नीलामी और समझौते के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारे सही होंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रेपो दर, प्रतिवर्ती रेपो दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, चल निधि समायोजन सुविधा के उपकरण हैं केवल 1, केवल 2, सभी 4 और केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीतिक विनिवेश तो यहाँ पर आरबीआई के चल निधि यानी मुद्रा यानी करेंसी कंट्रोल करने की मॉनेटरी पॉलिसी के संबंधित बातें की गई हैं। तो रेपो दर भी, प्रतिवर्ती रेपो दर भी यानी आरआर, ट्रिपल आर, स्थायी निक्षेप सुविधा यानी सीएसएलआर और सीमांत स्थायी सुविधा, ये चारों चर जो हैं वो चल निधि समायोजन की सुविधा के उपकरण हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं 19 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीतिक विनिवेश पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसका? रणनीतिक विनिवेश पद का सर्वोत्तम। पहला, यह दीर्घकालिक विकास के लिए उच्च प्रतिलाभ वाली परिसंपत्तियों में अधिशेष धन को निवेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें बिना किसी विशिष्ट योजना उद्देश्य के सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों की कर बिक्री शामिल है। यह नियंत्रण छोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को किसी कंपनी में अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री को संदर्भित करता है। डी, यह एक स्पष्ट उद्देश्य और तर्क के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी इक्विटी के एक बड़े हिस्से या संपूर्ण नियोजित बिक्री है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा रणनीतिक विनिवेश की बात करते हैं, तो विनिवेश का मतलब होता है सरकारी संपत्ति परिसंपत्तियों या परिमापन सामान्यतः केंद्र और राज्य सार्वजनिक क्षेत्रीय परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों से है। तो यहाँ पर यदि हम का वर्णन करें तो एक स्पष्ट उद्देश्य और तर्क के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी इक्विटी के बड़े हिस्से क्या संपूर्ण को नियोजित करने या बिक्री करने की बात की जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20, उसे समझते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के समायोजित निगम बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को लक्ष्य है। 2, स्वयं सहायता समूह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न 1 और न 2। तो यहाँ पर यदि हम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, हमारे सही होंगे, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 20 में, तो 20 में दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? भारतीय बैंकिंग मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे संदिग्ध परिसंपत्ति माना जाता है? 1, यह एक अशोध्य ऋण है जो 18 महीने या उससे कम अवधि से गैर निष्पादित परिसंपत्ति बना हुआ है। 2, यह एक आशोध्य ऋण है जो 18 महीने से अधिक अवधि से गैर निष्पादित परिसंपत्ति बना हुआ है। सी, यह वह स्थिति है जहां बैंक या आंतरिक बाह्य लेखा परीक्षकों या भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षण द्वारा हानि पहचान की गई है लेकिन राशि पूरी तरह से माफ नहीं की गई है।
डी, यह एक अध्यादेश ऋण है जिसका ब्याज मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, बैंकिंग मानदंडों निम्नलिखित में से संदिग्ध परिसंपत्ति की बात करें तो अशोध ऋण है जो 18 महीने से अधिक अवैध गैर निष्पादित अवधि से गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी जो एनपीए बना हुआ है वो संदिग्ध परिसंपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में बेसल समझौता है। संदर्भ में बेसल समझौता, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बेसल समझौता बताना है? ऑप्शन ए, यह बैंकों पर उन जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए एक निश्चित मात्रा में मुक्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है। बी, केंद्रीय बैंकों को अपने खातों में विशेष आहरण अधिकारों का एक निश्चित प्रतिशत बनाए रखने के लिए मानदंड पूरा करना आवश्यक है। सी, यह एक निधि जो विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाले वित्तीय संकट को दूर करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा बनाया गया है। डी, चीन द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वित्तीय संकट से जूझ रहे देश को दी जाने वाली सहायता है। तो बेसल समझौता के बारे में बात करें, यह बैंकों के द्वारा किया गया था, ठीक है, बैंकों के लिए किया गया था, बैंकों को डेवलप करने के लिए, मजबूत करने के लिए हुआ एक सम्मेलन था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23, इसे समझते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीवन बीमा को शामिल करने के लिए अंतर्निहित प्रावधान है लेकिन दुर्घटना बीमा के लिए नहीं है। क्या है? जिन अंतर्ध्यान प्रावधान है लेकिन दुर्घटना बीमा के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा, यह वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। ओके, इसमें न्यूनतम राशि बनाए रखना जरूरी नहीं है। आहार्थ खाता धारकों को 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ओडी की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जीवन बीमा शामिल है, दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल नहीं है, ये बात क्या है? गलत है। यानी दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल है। पहला स्टेटमेंट गलत। वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है, ये सही है। 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है, तो यहाँ पर ये भी कथन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। दो कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। वर्तमान समय में एक जब शुरू किया गया था तो 1 लाख रुपए था और वर्तमान समय में से 2 लाख दुर्घटना बीमा हो गया है रुपए कार्ड धारकों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुद्रास्फीति सूचकांकों पर विचार कीजिए। जीडीपी, अपस्फीति कारक, थोक मूल सूचकांक, उपभोक्ता मूल सूचकांक, वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, उपरोक्त में से किसे मुद्रास्फीति का सबसे व्यापक माप माना जाता है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी के 2 और 3, 4, 1 और 4। तो मुद्रास्फीति से व्यापक पैमाना माना जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति में अधिक व्यापक उपाय के रूप में देखा जाता है तो वो है जीडीपी की अपस्फीति कारक। क्या है? जीडीपी की अपस्फीति कारक। बाकी थोक मूल सूचकांक, उपभोक्ता सूचकांक, वर्तमान कीमतों में सकल घरेलू उत्पाद, ये एक तरह से आपकी महंगाई से संबंधित हैं, ये बात नहीं है, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर NAIRU का प्रतिनिधित्व करती है? ए, यह वह स्थिति है जब मुद्रास्फीति धीमी होती है और बेरोजगारी केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों द्वारा नियंत्रित होती है। बी, यह ऐसी स्थिति है जब बेरोजगारी चरम पर होती है और अर्थव्यवस्था भी स्थिर होती है। सी, मुद्रास्फीति की चरम पर होने से पहले अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उच्चतम स्तर हो सकता है। बेरोजगारी का स्तर निम्नतम स्तर को मुद्रास्फीति बढ़ने से पहले अर्थव्यवस्था में
हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मुद्रास्फीति दर, ठीक है, बेरोजगारी की न्यूनतम स्तर जो मुद्रास्फीति बढ़ने से पहले अर्थव्यवस्था में हो सकता है, उसे गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर के तौर पर जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26, उसे समझते हैं। वर्धित मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी विचार कराइए। क्या है, अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि, ऋणदाताओं को लाभ, मुद्रा का धारण लाभदायक, करदाताओं को हानि, मुद्रास्फीति यानी बढ़ती हुई मुद्रास्फीति पर विचार करना है और बताना है कितने लोग यहाँ पर लाभ में रहते हैं। तो ऋणदाताओं को लाभ होता है, इसमें कतई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। मुद्रा धारण लाभदायक स्थिति में रहता है, मुद्रास्फीति के समय क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है, इसलिए नकदी रखने का अर्थ है मुद्रा वर्धित होने पर उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो मुद्रा धारण लाभदायक में रहेगा, मुद्रा धारण लाभदायक में नहीं रहेगा। करदाताओं को हानि, करदाताओं अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि, निवेश तो होता ही नहीं है, ठीक है, निवेश तो होगा ही नहीं। करदाताओं को हानि होती है, बिल्कुल सही है, और मुद्रा धारण को लाभदायक होता है, ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, पुडुचेरी पर के उपराज्यपाल को दिल्ली के उपराज्यपाल से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। ये बात कैसी है, ये बात कतई सही नहीं है। 39A के अंतर्गत अनुच्छेद 39 को संशोधित किया गया है, 39A भी शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली के राज्यपाल को पुडुचेरी के राज्यपाल की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, यानी यहाँ पर पुडुचेरी का राज्यपाल दिल्ली के राज्यपाल से कम शक्तिशाली होगा, ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि केंद्र सरकार के क्षेत्र में है, ये बात बिल्कुल सही है, गृह मंत्रालय देखता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों को शामिल करते हुए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संदर्भ में सभी ब्लॉकों को शामिल किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाएं प्रदान करना, ये सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ABP जो शुरू किया गया है वो 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों में शुरू किया गया है। कितने में, 500 ब्लॉकों में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नगर निगम में महापौर, नगर निगम में महापौर को चुनाव पार्षदों द्वारा आपस में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नगर निगम का चुनाव पार्षदों द्वारा आपस में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, ठीक है। महापौर नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर बात करें नगर निगम में महापौर का चुनाव सामान्यतः पार्षदों द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में यदि हम बात करें तो नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, दूसरा गलत है, तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर और देखते हैं 30 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में संविधान के ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो न्यूनतम आयु भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए ये की गई है, बात बिल्कुल सही है,
ठीक है, न्यूनतम आयु निर्धारित की है, ये बात निहायत ही गलत है। किसी प्रकार की न्यूनतम निर्धारित नहीं है, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ये भी बात क्या है मित्रों, गलत है। यानी अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे पूछा क्या है, कथनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, एक भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है, परसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। परसीमन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। बी, उनकी सिफारिशों का परसीमन अधिनियम के रूप में संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है। सी, यह निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते समय जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं जनसंख्या वितरण में परिवर्तन पर विचार करता है। डी, परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही नहीं है, तो ये तीनों बातें जो की गई हैं, ये तीनों बातें पूर्णतः सही हैं। और सही नहीं है की बात, तो परसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती, ये बात गलत है। ठीक है, यानी ये बात गलत है और हमें गलत ही बताना था संविधान में, सॉरी नहीं यहाँ पर है बताना था, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है 32, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दीवानी और अपराध की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। 3, सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल और अपील ये दोनों क्षेत्राधिकार हैं। 4, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री के परामर्श से नहीं, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं, एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी और आपराधिक अपील हेतु अंतिम न्यायालय है, ये बात बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार अपील ये दोनों क्षेत्र, ये भी बात बिल्कुल सही है। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, ये नहीं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 2 और 3, ठीक है। अगर हम इसकी आयु के बारे में बात करें तो इसकी आयु 62 नहीं 65 वर्ष है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जरथुस्त्र पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जमीन में दफन करना, मृतक शवों को अपघटन करने वाले पक्षियों के संपर्क में आना, जल के अंदर दफन करना, दाह संस्कार। जरथुस्त्र के बारे में बात करें तो मृतक शवों के अपघटन करने वाले पक्षियों के संपर्क में आना, ये पारसी धर्म का टावर ऑफ साइलेंस की प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34, उसे समझते हैं। नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक नैनो उर्वरक है जिसमें 20 से 50 नैनोमीटर आकार के बिखरे नैनो नाइट्रोजन कण विद्यमान होते हैं। 2, रसायन और उर्वरक मंत्रालय नियंत्रण आदेश FCO 1985 के तहत 2021 में नैनो यूरिया को नैनो उर्वरक के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, क्या किसान एक नैनो उर्वरक जल और 220 से 50 नैनोमीटर आकार का, ये बात बिल्कुल सही है। रसायन उर्वरक मंत्रालय नहीं, ये है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित, यानी ये बात गलत है। बाकी ये दोनों चीज़ें सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है 35, इसे समझते हैं।
समुद्री समस्थानिक योजना ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। यह भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है। 3, इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन के साथ साथ विकास को संतुलित करना है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा गुजरात में शुरू किया गया है। तो ये पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा है, लेकिन ये गुजरात में नहीं, ये आपका कहाँ पर शुरू किया गया है? पुडुचेरी में शुरू किया गया। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है बात? भारत के नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन के साथ साथ विकास को संतुलित करता है, ये भी बात सही है। यानी यहाँ पर दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लाल चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट की स्थानिक वनस्पति प्रजाति है। 2, यह आग और सूखा प्रतिरोधी है। 3, यह संगीत वाद्य यंत्रों और लग्जरी फर्नीचर के लिए कच्चा माल है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो लाल चंदन मूल रूप से आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश का मतलब हो गया ये पूर्वी घाट का स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, किसका हो गया? पूर्वी घाट की स्थानिक प्रजाति हो गई। ठीक है, और यदि हम बात करें यह आग और सूखा का प्रतिरोधी है, ये बात बिल्कुल सही है। यह संगीत और वाद्य यंत्रों और लग्जरी फर्नीचर के लिए कच्चा माल है, ये भी बात बिल्कुल सही है। संगीत वाद्य यंत्रों फर्नीचर के लिए कच्चा माल है, यानी 2 और 3 सही हैं, एक गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल 2 ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित संगठनों में से किसने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन क्या है? यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी यूनेस्को, डी खाद्य एवं कृषि संगठन। तो कौन ने वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट शुरू किया है? तो वो है मित्रों आपका ए ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट है ई संता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह एक वाणिज्य प्लेटफॉर्म है जो लघु एवं सीमांत जलीय कृषकों और निर्यातकों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। बी यह उपभोक्ता को व्यवसाय की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित भुगतान गेटवे है। सी यह स्वचालित शिपिंग प्रक्रिया है। डी यह मत्स्य पालन वाले क्षेत्रों के लिए मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करने वाला एक मंच है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ई संता किससे संबंधित है, तो ई संता के बारे में बात करें, एक वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म है जो लघु और सीमांत जलीय कृषकों और निर्यातकों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ई संता यानी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग फार्म्स एंड एक्वाकल्चर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39, उसे समझते हैं। विवर्तनिक गतिविधियां, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, बर्फ की चादरों का विगलन, भूमंडलीय तापन, उपरोक्त में से कितने कारक समुद्री स्तर में वृद्धि में योगदान दे सकते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो यहाँ पे अगर हम समुद्री स्तर की वृद्धि के बारे में बात करें तो ये सभी 4 जो हैं योगदान दे सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है? हिमनद झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे विस्तृत जल निकाय जो पिघलते हिमनद के सामने, ऊपर या इसके नीचे स्थित होती हैं। 2 हिमनद झीलें अधिकांशतः अस्थिर बर्फ या ढीली चट्टानों एवं मलबे से बनी अवसाद से घिरी होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे ये दोनों, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41, उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार स्वच्छ विकास तंत्र संयुक्त कार्यान्वयन एजेंडा 21 उपरोक्त में से कितने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सुविधाजनक तंत्र हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कितने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सुविधाजनक हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार ये बिल्कुल सही है, स्वच्छ विकास तंत्र ये भी बिल्कुल सही है, संयुक्त कार्यान्वयन ये भी बिल्कुल सही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन एजेंडा 21 जो है तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आता है, यानी 3 है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है 42, इको मार्ग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसे भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के चिन्हित के लिए स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका संचालन भारत मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43, वन कार्बन भागीदारी सुविधा FCPF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों की एक वैश्विक साझेदारी है। यह अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के विकासशील देशों के साथ काम करता है। इसका प्रबंधन एशियाई विकास बैंक द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही है हमारा 43, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वन कार्बन भागीदारी FCPF से संबंधित जो बात की गई है वो उत्सर्जन को कम करने और केंद्र सरकारें के व्यवसाय, नागरिक समाज, स्वदेशी लोगों की वैश्विक साझेदारी है, यानी ऑप्शन 1 स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। दूसरा, ये अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से संबंधित हैं, यानी 47 देश हैं। यहाँ पर कितने हैं मित्रों? 47 देश हैं, यानी यहाँ पर ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देश हैं, सही है। इसका प्रबंधन के अगर हम बारे में बात करें तो मित्रों इसका प्रबंधन जो है वो एशिया विकास बैंक नहीं बल्कि विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है, यानी ये बात गलत है। कितने सही हैं? 2 बातें सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44, नेक्स्ट वैश्विक जलवायु प्रबंधन परिवर्तन गठबंधन प्लस GCCA प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अफ्रीकी संघ की एक पहल है। 2, यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों LDCs और छोटे विकासशील द्वीपीय देश SIDS को जलवायु परिवर्तन के प्रति उनके प्रतिरोध को मजबूत करने में सहायता करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें अफ्रीकी संघ की एक पहल है, ये बात सही नहीं है। ये अफ्रीकी संघ की एक पहल नहीं बल्कि यूरोपीय संघ की एक पहल है, ठीक है। बल्कि LDS और विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रति मजबूती करें, ये बात सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, डिब्रू सिखोवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जीवमंडल निश्चय है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ठीक है, यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जीवमंडल निश्चय क्षेत्र है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये जीवमंडल निश्चय क्षेत्र तो है, लेकिन मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं, यानी
दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, एक सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंध किया जाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है इसमें समझते हैं। 46 लैंडस्केप इनिशिएटिव प्रबंधन किया जा रहा है एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वदेशी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी आयुध भार वहन क्षमता 1500 किलोग्राम है। इसे ब्रह्मोस मिसाइल के तहत गति के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर हम बात करें कौन सी बात सही होगी? तो प्रलय मिसाइल के बारे में, स्वदेशी लंबी दूरी से हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल। तो ये स्वदेशी तो है, लंबी दूरी भी है, लेकिन हवा से हवा नहीं बल्कि सतह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। यानी पहली बात गलत। आयुध वार वाहन क्षमता 1500 किलोग्राम है। तो आयुध वार वाहन की क्षमता की अगर हम बात करें तो ये 350 से 700 किलोग्राम है। यानी यहाँ भी मामला गलत। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह गति के लिए प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल आपकी एक क्रूज मिसाइल है, जबकि ये मिसाइल जो है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, जो बिल्कुल सीधी जाती है, प्रक्षेप वक्र नहीं बनाती है। यानी यहाँ पर एक भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर और देखते हैं 48 क्या कह रहा है। प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास BIND योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। सही है। यह प्रसार भारती को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। ये भी सही है। यानी दोनों बातें सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो ये जो किया गया है इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AERB का नियामक प्राधिकरण परमाणु ऊर्जा अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रख्यापित नियमों और अधिसूचनाओं से लिया गया है। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव सहित सदस्यों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर मित्रों आपकी अध्यक्ष और सचिव सहित सदस्यों की संख्या 10, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इनके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। यानी पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्धित आयात, कम मूल्य निर्यात, उत्पादों का अल्प मूल्यन यानी डंपिंग, प्रतिबंधित बाजार तक पहुंच, अस्थिर विनिमय दर नीति। तो आपको बताना है भारत में व्यापार घाटे के प्रमुख कारण। ऑप्शन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन पूरा देखते हैं क्या कह रहा है। चीन की तुलना में भारत में बढ़ते व्यापार घाटे के लिए उपरोक्त में से कितने कारक उत्तरदायी हैं? तो मित्रों उपरोक्त में से ये सभी कारक भारत में घाटे के उत्तरदायी हैं चीन की तुलना में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या कह रहा है 52? उसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के संदर्भ में भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों की सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से
1 है। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिकों को ही भेजा जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पूर्ण महिला दल तैनात करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। शांति मिशन में पूर्ण महिला तैनात करने वाला पहला देश भारत ही बन गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लाइबेरिया में गठित इस पुलिस में 24 घंटे में गार्ड ड्यूटी प्रदान करने गई थी। ठीक है, भारत ने मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों के योगदान दिया है और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सिविल भूमिकाओं में भाग नहीं लिया। नहीं, सिविल भूमिकाओं में ही भाग लिया है, बल्कि सैन्य कर्मियों के तौर पर नहीं। यानी ऑप्शन 3 हमारा स्टेटमेंट गलत है, 2 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या कह रहा है 53? भारत रूस के संबंध में बताइए। क्या है भारत रूस के संदर्भ में? भारत रूस शिखर सम्मेलन आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और सांस्कृतिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात क्या है? ये बात सही है या गलत? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, भारत संयुक्त राष्ट्र उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक मिसाइल विकसित की है, जो इसे विश्व की सबसे तेज परिचालन क्रूज मिसाइलों में एक बनाती है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, भारत और रूस के नागरिक महत्वपूर्ण सहयोग, परमाणु सहयोग के लिए श्रीलंका के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। 2 स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर और देखते हैं 54 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इस प्रयुक्त में से कितने फेव 4 गठबंधन के सदस्य हैं? फेव 4 गठबंधन या चिप 4 विश्व के 4 शीर्ष अर्धचालक उत्पादक देश हैं। ठीक है, अर्धचालक उत्पादक देश जिसमें जापान, ताइवान, यूएसए और कोरिया है। और क्या है? कोरिया है। ठीक है, फेब यानी चिप। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने हैं? 3 हैं, और यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है? कार्बन समन दृष्टिकोण पर समावेशी फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समन नीति उपकरणों का जायजा लेना है, जिनका उपयोग देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए करते हैं। यह विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच की एक सहयोगी पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना 1 और ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, जबकि विश्व बैंक और आर्थिक मंच के सहयोगी पहल हैं, ये बात गलत है। क्या है? गलत है। ये सहयोगी अगर हम पहल के बारे में बात करें तो ये OECD यानी IFCMA प्लस आर्थिक सहयोग संगठन का है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ईरान, भारत, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान उपरोक्त में से कितने देश अफगानिस्तान के साथ इस स्थल से साझा करते हैं? केवल 3, केवल 4, सभी केवल 5, सभी 6। तो ठीक है, अफगानिस्तान के संबंध में अगर हम बात करें तो कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? तो ईरान अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, भारत करता है, चीन करता है, मंगोलिया नहीं करता है। ठीक है, मंगोलिया क्या है? मंगोलिया नहीं करता है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान, ये करता है। ठीक है, तो कितने हो गए? 1, 2, 4। कजाकिस्तान नहीं करता है, कजाकिस्तान जो है वो नहीं करता, यानी कितने हैं? केवल 4 देश हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है,
ठीक, ये करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। औद्योगिक क्रांति के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विनिर्माण का मशीनीकरण, बड़े पैमाने पर उत्पादन, स्वचालित स्मार्ट फैक्ट्री, प्रारंभिक काल से लेकर उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो यदि हम घटनाओं के कालानुक्रम के बारे में बात करें तो जरा देखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति, विनिर्माण और मशीनीकरण, जिसे आप औद्योगिक क्रांति के तौर पे जानते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन, स्वचालित उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, बिल्कुल बात सही है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये भी सही है। स्वचालित और स्मार्ट फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ये स्टेप्स हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या कह रहा है 58, उसे समझते हैं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक उपसमूह को संदर्भित करता है जो छवि, पाठ या संगीत जैसी नई और मूल सामग्री के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अक्सर प्रारूप सीखने और विविध निर्गत उत्पन्न करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये दोनों कथन क्या है हमारे? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वांटम सुसंगतता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वांटम अवस्था की अंतःक्रियाओं के समक्ष अपने उलझाव और अधिष्ठापन को बनाए रखने की क्षमता है। यह इस विचार पर आधारित है कि दो तरंगें समान अवस्था हेतु एक दूसरे के साथ सुसंगत रूप से विक्रमित कर सकती हैं। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि सभी वस्तुएं कण जैसे गुण होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वांटम से संबंधित, तो कौन कौन से कथन सही हैं उसके बारे में। यह क्वांटम अवस्था अंतःक्रियाओं के समक्ष अपने उलझा अधिष्ठापन रखने की क्षमता है, बिल्कुल सही है। इस विचार पर आधारित है कि दो तरंगें समान अवस्था में एक दूसरे सुसंगत होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि सभी वस्तुएं कण जैसे गुण होते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो कितने कथन सही हैं? दो कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भार OS एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित आउटसोर्सिंग सिस्टम है जिसमें कोई गूगल ऐप या सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ओके, ये बात बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। अगर हम इसको विकसित करने के बारे में बात करें तो इसे IIT दिल्ली नहीं, IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? मद्रास द्वारा। पहला सही, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है 61, उसे समझते हैं। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरातत्व अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए शीर्ष संगठन है। यह पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र के संदर्भ में अंतर्गत कार्य करता है। इसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 1, 2, 3 और कोई नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो पुरातत्व अनुसंधान सांस्कृतिक पुरास्थलों की सुरक्षा के लिए शीर्ष संगठन सही है। पर्यटन मंत्रालय प्रशासनिक क्षेत्र, इसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता से पूर्व, ये भी बिल्कुल सही है। 1861 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ऐतिहासिक है, सुरक्षा सामान्य की स्थापना की गई थी। अलेक्जेंडर महानिदेशक की थी। अलेक्जेंडर कानून भारतीय पुरातत्व के जांच के तौर पर जाने जाते हैं। यह पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय, यह पर्यटन, अगर हम बात करें पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन 2 हमारा गलत है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 2 हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62
टू, सम्मेद शिखर का संबंध किससे है? ए बौद्ध धर्म, बी सिख धर्म, सी जैन धर्म या डी इस्लाम धर्म। सम्मेद शिखर झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी से संबंधित है, जो कि किससे संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है मित्रों, जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? महर्षि दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म, राजनीति और सामाजिक विषय पर उनके विचार सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए। सही है। वे वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे और वैदिक सिद्धांतों को लौटने पर बल देते थे। ये भी सही है। वे शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। ये भी सही है। यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है? किलाडी उत्खनन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? उत्तर पश्चिमी सीमा से मंगोल आक्रमण की पुष्टि के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के वर्ग विभाजन के अस्तित्व का पता लगाने के लिए, अकबर के शासनकाल के दौरान धार्मिक सौहार्द की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, संगम युग में नगरीय सभ्यता के अस्तित्व का पता लगाने के लिए। तो किलाडी उत्खनन के बारे में यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो किलाडी उत्खनन जो है वो संगम युग से संबंधित है, यानी नगरीय सभ्यता का पता लगाने के लिए अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है? सिक्यांग युइंग महोत्सव मूलतः निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये हैं असम, लद्दाख, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो सियांग यूनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66? भारत कतर संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कतर में भारतीय समुदाय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत और कतर दोनों खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। भारत और व्यापार निवेश भारत कतर संयुक्त समिति का लक्ष्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना और सहयोग के लिए नए मार्ग खोजना है। तो इनमें से कौन कौन से कथन क्या है हमारे सही है, इसके बारे में बात करना है। तो पहला है कतर भारतीय समुदायों का एक बड़ा हिस्सा रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों भारत और कतर दोनों खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है, ये बात गलत है। व्यापार निवेश, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक मूल्यांकन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और बताइए। इसमें कहा गया है कि हानिकारक रसायनों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के कारण ओजोन परत ठीक होने की राह पर है। ओके, यह इस बात का प्रकाश डालता है कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन में मौजूद गिरावट क्योटो प्रोटोकॉल के अनुपालन के कारण हुई है। ओके, दूसरा, यह विश्व रिपोर्ट आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हानिकारक रसायनों के चरणबद्ध समाप्त होने का ओजोन परत ठीक होने की राह पर है, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात पर प्रकाश डालता है कि ओजोन क्योटो प्रोटोकॉल नहीं बल्कि मॉन्ट्रियल के अंतर्गत बात हुई है। किसके अंतर्गत? मॉन्ट्रियल के अंतर्गत। ये बात गलत। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। तो रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं बल्कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनओ के पर्यावरण विंग द्वारा तैयार की जाती है, यानी तीसरा भी गलत, केवल एक सही, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या कह रहा है 68? उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में अनुसूचियों की व्यक्तिगत संगत बनाकर उनकी संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है। CIT सिटीज के अंतर्गत परिशिष्टों सूचीबद्ध नमूनों के लिए शेड्यूल शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बताना है उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या हैं? सही हैं, और 1-2 की व्याख्या नहीं कर रहा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 पर निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए, करिए और हमें भी बताइए। शीतल एवं आर्द्र, काई एवं फर्न, लंबे शाखा युक्त वृक्ष, सघन मेघों का आवरण, उपरोक्त में से कितने वर्षा वनों की विशेषताएं हैं? तो ये सारे के सारे वर्षा वनों की विशेषताएं हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और बताते हैं क्या है, कह रहा है 70 वन्य जीव कथन 1, मानव वन्य जीव HWC उन संघर्षों को संदर्भित करता है जो उत्पन्न होते हैं एवं वन्य जीवों की अथवा व्यवहार मानव हितों की आवश्यकताओं के लिए वास्तविक कथित तौर पर खतरा उत्पन्न करता है। सही है। वनों को कृषि, भूमि, औद्योगिक और आवासीय उद्देश्य के परिवर्तन करने के कारण जीव पर्यावास की हानि मानव वन्य जीव संघर्ष का कारण है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और लेकिन एक की व्याख्या दो नहीं करता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है 71? फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दहन का एक उप उत्पाद है जो ताप विद्युत संयंत्रों से होता है और इसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म कण पदार्थ होते हैं। निर्माण उद्योग में इसका उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि यह कंक्रीट की स्थायित्व एवं सुदृढ़ता को बढ़ा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से ये दोनों बातें क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है 72? भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में ईंधन मिश्रण बनाने के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण शामिल होता है। इसका उपयोग वाहनों के लिए किया गया है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन में देश की निर्भरता को कम करना, सतत कृषि को बढ़ावा देना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना। 3, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिश्रण करने के लिए एथेनॉल को शामिल किया गया है, सही है। मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने जीवाश्म ईंधन की निर्भरता कम करेगा, ये भी सही है। भारत सरकार ने जो ये लक्ष्य रखा है वो 2025 तक, कब तक? 25 तक 20% एथेनॉल मिश्रण की बात की गई है, यानी तीसरा गलत, एक और दो सही, यानी बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है? मिष्टी तटरेखा के आवास मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समुद्र तट के किनारे एवं लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। 2, वृक्षारोपण का रोजगार सुरक्षा योजना मनरेगा पूरक वनरोपण निधि अनन्य वित्त पोषण स्रोत का वितरण के माध्यम से किया जाना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, 2, एक और दो, दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों स्टेटमेंट क्या है मिष्टी? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या कह रहा है 74? भारत में जलीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफरी संवर्धन भारतीय जलीय कृषि में एक प्रमुख अभ्यास है जो कुल मत्स्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खारे पानी में जल कृषि केवल भारत के पश्चिमी तट पर ही केंद्रित है। 3, एकीकृत मत्स्य पालन के संदर्भ में सतत संसाधन उपयोग प्राप्त करने के लिए अन्य कृषि गतिविधियों को साथ मत्स्य पालन संयुक्त रूप से शामिल हैं। उपरोक्त में से कथनों में से कौन से कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? ठीक है। साफरी संबंधन जलीय कृषि प्रमुख अभ्यास है, ये बात बिल्कुल सही है। खारे पानी में जल के केवल भारत के पश्चिमी तट में नहीं, ये बात गलत है। भारत के पश्चिमी तट में नहीं, सेल फिश, फिन फिश का उत्पादन किया जाता है और ये कृषि क्षेत्र विस्तार के लिए देश में व्यापक अवसर हैं, यानी केवल पश्चिमी तट की बात नहीं है। एकीकृत मत्स्य पालन गतिविधियों में ये बात बिल्कुल सही है। कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कृषि नवाचार के संदर्भ में HD 3385, HD 3410, HDCSW 18 संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए विकसित
विकसित की गई गेहूं की किस्में। बी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति द्वारा बैंगन की अनुवांशिक रूप से संशोधित किस्मों को क्षेत्रीय परिरक्षण के लिए प्रदान की गई अनुमति। सी, शुष्क प्रतिरोधी कृषि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई चावल की किस्में। और डी, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रायोगिक आधार पर में परिवर्तन वनों की जारी की गई विदेशी मशरूम की संशोधित किस्में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए सही। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए विकसित की गई गेहूं की किस्में हैं 3385। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है 76? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गर्म पानी, वरनाडी, लायोखोबा, सोनोई, रुपाई। तो आपको बताना है कि इसमें कितने असम वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो ये सारे के सारे असम वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर ही आते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरणीय निश्चयवाद निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? यह इस विचार का संदर्भित करता है कि भौतिक तत्व किसी व्यक्ति को व्यवहार में एवं समाज को प्रभावित कर सकते हैं। बी, यह शब्द भू आकृतियों, पर्यावरण, मानवीय गतिविधियों के बीच संबंध है। सी, यह अनेक भिन्न पर्यावरणीय घटनाओं का समन्वय है। डी, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। महासागर के गर्म होने से उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पवनों एवं वर्षा की आवृत्ति बढ़ जाती है। ओके, इसके बाद महासागरों की उत्पादकता तब बढ़ती है जब वायुमंडल के उत्सर्जन होने वाले कार्बन का निमज्जन इसके द्वारा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो महासागरों का उत्पादकता तब बढ़ती है जब वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाले कार्बन का निमज्जन हो, ये बिल्कुल गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राज्य एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से करते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता पालन राज्य आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और यदि हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के में नहीं बल्कि जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, यानी दूसरा हमारा गलत, एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं नगरीय ऊष्माद्वीप अर्बन हीट आइलैंड पद का तात्पर्य है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि, शहरों में वातानुकूलन और अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली परिघटना। ठीक है। सी, शहरी क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिक प्रदूषण वाले क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन ए है। नगरीय हीट या अर्बन हीट आइलैंड के तौर पे बोला जाता है इसे। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संत्रालय राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अधिकार क्षेत्र की देखरेख करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथनों में से अगर हम बात करें, ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे औपचारिक रूप से भूटान में आयोजित एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए देशों को एकजुट करना और सहयोग करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से, औपचारिक भूटान में आयोजित गैर सरकारी संगठन है, तो ये भूटान में आयोजित, इसे औपचारिक रूप से भूटान में आयोजित एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। तो यदि हम बात करें दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क के बारे में 2011 में हुआ था, ठीक है, और ये शाही सरकार द्वारा गैर सरकारी नहीं, शाही सरकार द्वारा, यानी पहला गलत हो जाएगा। इसके लड़ने का उद्देश्य वन्यजीव, दूसरा सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है? निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सदस्यता संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से निर्मित है। संकटग्रस्त प्रजातियों, इसकी लाल सूची केवल पौधों की प्रजातियों की वैश्विक क्षण स्थिति की वैश्विक सबसे व्यापक सूची है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें तो यह सदस्यता संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार और समाज दोनों का संगठन है। पहली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों को लाल सूची पौधों तथा जीवों की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति में सबसे व्यापक सूची है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे। ऑप्शन है हमारे 1, 2, यानी पहला सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या कह रहा है 84? पांडिचेरी शार्क, गंगा शार्क, बड़े दांतों वाली सॉलफिश, पतले थूथन वाली सॉफिश, उपयुक्त में से कितनी मछलियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं? तो ये सभी चारों मछलियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। IUCN लाल सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रकाशन की गुलाबी पृष्ठों में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। हरे पृष्ठों का उपयोग उन प्रजातियों के लिए किया जाता है जो पहले संकटग्रस्त थीं लेकिन अब उस स्थिति में हैं जहां उन्हें खतरा नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है? नेचर 2030 IUCN कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व संरक्षण कांग्रेस में लोकतांत्रिक मतदान द्वारा अपनाया गया है। यह सदस्यों, आयोगों, सचिवालयों के संगठन का निर्देश है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या कह रहा है 87? स्लॉथ भालू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हैं? वे श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल में मुख्यतः तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नियमित शीत निद्रा स्लॉथ भालू का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से अगर हम बात करें स्लॉथ भालू से रिलेटेड तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भालू एक महत्वपूर्ण लक्षण है, नियमित शीत निद्रा, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है? गैर हरे लेकिन क्लोरोफिल उपस्थिति की विशेषता वाले विभेदित पौधों को कवक कहा जाता है, ये बात गलत है। फफूंदी तथा मशरूम मृतोपजीवी कवक के उदाहरण हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सूर्य की तीव्रता, भिन्नता, जैविक उर्वरक, वन उन्मूलन, उपरोक्त में से कितनी गतिविधियां भूमंडलीय ऊष्मीकरण का हालिया प्रवृत्तियों में योगदान है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें सूर्य की तीव्रता में भिन्नता,
ठीक है। सूर्य की तीव्रता, जैविक उर्वरक, वन उन्मूलन, कितनी गतिविधियां भूमंडलीय ऊष्मीकरण की हालिया प्रवृत्तियों का योगदान है? तो सूर्य की तीव्रता की में भिन्नता और वन उन्मूलन ये योगदान दे रहे हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सदैव सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? विगत कुछ वर्षों में सबसे अधिक धन प्राप्त करता रहा है भारत। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है 91, उसे देखते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय आय एनआई के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गणना करते समय मूल ह्रास को शामिल किया जाता है। इसकी गणना करते समय विदेश से आने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जीएनआई के एन के संदर्भ में, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आय एनआई के नाम से जाना, नेशनल इनकम बिल्कुल सही है। इसकी गणना करते समय मूल ह्रास शामिल किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी गणना समय विदेश से आने वाली आय शामिल नहीं की जाती है, ये बात गलत हो जाएगी। दो स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ और लाभांश सरकार द्वारा अग्रेसित ऋण से ब्याज, विदेशी अनुदान, निगमित कर, ऋण वसूली उपरोक्त में से कितने को राजस्व प्राप्तियां माना जाता है? कितने को? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5 को। तो यहाँ पर हम राजस्व प्राप्ति के बारे में बात करें तो किन्हें किन्हें राजस्व प्राप्ति माना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ और लाभांश ये आपके राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, निगमित कर राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऋण वसूली राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। सरकार द्वारा अग्रेसित ऋण से ब्याज, जो ऋण दिया गया है यानी विदेशी अनुदान, ये राजस्व प्राप्तियां विदेशी अनुदान, ब्याज, ठीक है, ये आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं, जबकि ये आपकी पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है 93, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य आधारित बजटिंग को संदर्भित परिभाषित करता है? तो देखते हैं, यह एक आय व्ययन तकनीक है जो विगत वर्ष के बजट से शुरू होती है और मुद्रास्फीति और बाजार के रुझान के आधार पर क्रमिक परिवर्तन करती है। यह एक बजटीय दृष्टिकोण है जो वित्तीय नियोजन में निरंतरता सुनिश्चित करते हुए ऐतिहासिक व्यय प्रारूप के आधार पर धन आवंटित करता है। सी, यह बजटीय पद्धति है जिसमें सभी व्ययों को शुरू से ही उचित ठहराना, विगत बजट आंकड़ों की उपेक्षा करना और आवश्यकता और आधार पर मूल्य पर आवंटन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यह एक बजट मॉडल है जो राजकीय अनुशासन बनाए रखने से संबंधित है। तो यहाँ पर यदि हम शून्य आधारित बजट की बात करें, बजटीय पद्धति जिसमें व्ययों को शुरू से ही उचित ठहराना, विगत बजट के आंकड़ों की उपेक्षा करना और आवश्यकता के मूल्य के आधार पर आवंटन प्राथमिकता देना है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखते हैं 94 क्या कह रहा है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार करों की क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक आय अंतरित की जाए। ओके, ठीक है। दूसरा, आवंटन के राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल का भी ध्यान रखा जाए। ओके, जनसंख्या के सभी स्थितियों में सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं,
अधिक राज्यों की जनसंख्या, ये बात बिल्कुल सही। आवंटन पर भौगोलिक क्षेत्रफल, ये भी सही है। जनसंख्या की सभी स्थितियों में सबसे अधिक प्रतिशत दिया जाए, नहीं, ये बात गलत है, यानी केवल 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। प्रतिगामी कराधान उच्च आय पर उच्च कर आरोपित करता है। प्रगामी कर दरें आय के मूल्य एवं वृद्धि के लिए कर के घटते मूल्य को आरोपित करती हैं। आनुपातिक कराधान आय स्तर की चिंता किए बिना समान कर दर आरोपित करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं, तो केवल एक यहाँ पर सही है, और वो एक है जो वो है अनुपातिक कराधान आय स्तर की चिंता किए बिना समान कर दर को आरोपित करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, और ये एक दूसरे का अपोजिट दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है? मूल्य नियोजित वैट निविष्टि कर जमा अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण, करदाताओं की संख्या में वृद्धि, निश्चित कर दर, उपरोक्त में से कितनी जीएसटी की विशेषताएं हैं? तो कितनी जीएसटी की विशेषताएं हैं इसमें अगर हम बात करें तो मूल्य नियोजित कर वैट जीएसटी में ही सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, मूलवर्धन आपका ये हो गया। ठीक है, निविष्टि कर जमा ये भी जीएसटी में संकलित है। अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण ये भी सही है। करदाताओं की संख्या में वृद्धि, निश्चित कर दर, तो यहां पर यदि हम बात करें करदाताओं की संख्या में वृद्धि भी की है, निश्चित कर दर नहीं है, अलग अलग दरें हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। प्रतिभूति लेन देन एसआईटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के समय कर लगाया जाता है, उसे हम एंजल टैक्स कहते थे। क्या कहते थे? एंजल टैक्स बिल्कुल लगाया जाता है, ये बात सही है। इसे प्रतिभूतियों को लेन देन से अर्जित लाभ पर पूंजीगत लाभ में चोरी के अंकुश लगाने की प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या है? डी मिनिमस एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट पद संबंधित है, ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, विश्व व्यापार संगठन, बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये मित्रों संबंधित है विश्व व्यापार संगठन के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दो विदेश विश्व बैंक की सदस्यता के लिए अर्हत नहीं होंगे जब तक कि वो आईएमएफ के सदस्य न हो। ये बात पूर्णतः सही है। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है, ये भी बात सही है। आईएमएफ के निर्णयों के सदस्यों को समान मतदान की शक्ति प्राप्त है, ये बात सही नहीं है। पहली दो सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एशियाई विकास बैंक एडीबी के संदर्भ में यह केवल एशियाई देश ही इस एडीबी के सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ये बात बिल्कुल सही है। चीन इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है। ठीक है, चीन इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है, ये बात बिल्कुल गलत है। इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? ये है आपका अमेरिका, यूएसए, जो 15% शेयरधारक है। चीन के अगर बारे में बात करें 6.4 है, और अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत 6.3 है। ठीक है, तो ये बात भी गलत है क्योंकि ये 19 देशों एशिया पैसिफिक के सदस्य हैं इसमें। इसका मुख्यालय मनीला में है, ये बात सही है, यानी केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो मित्रों, इस तरह हमने आज दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 13वां सॉल्व किया है। तो इसका पीडीएफ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसका पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, और उस चैनल के माध्यम से आप इस पर कुछ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हम टेलीग्राम में जाकर सर्च बॉक्स में टेलीग्राम एग्जामोफोबिया ऑफिशियल चैनल नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ शेष अपलोड कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और
जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक वाइज इशू भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो वो भी होंगे। और शीघ्र ही हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पेपर प्रिलिमिनरी एग्जाम गाइडेंस क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके लिए आगामी प्रिलिमिनरी एग्जाम से काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।